नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण वाटिका कक्षा 6 और पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में मछलियाँ तैर रही हैं, दूसरे में तितली उड़ रही है, तीसरे में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और चौथे में सुनिधि गाना गा रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में तैर रही है, उड़ रही है, खेल रहे हैं तथा गा रही है शब्दों में किसी न किसी कार्य के करने का या होने का पता चल रहा है ना। जैसे मछलियाँ क्या कर रही हैं, तो तैर रही हैं, तैरने का काम कर रही हैं। तितली क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है। लड़के क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। सुनिधि क्या कर रही है, गाने का काम कर रही हैं। तो इन सारे जो वाक्य हैं इसमें कुछ ना कोई कार्य हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है और यही हमारा क्रिया है। तो यहाँ हम क्रिया की परिभाषा जानेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। अब मैं आगे आप लोगों को एक नए शब्द से परिचित कराऊंगी, वह है धातु। क्योंकि पहले की जो आपने कक्षा में क्रिया के विषय में पढ़ा है वो थोड़ा सा छोटा रूप था और जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी और आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा विस्तृत होता जाएगा। तो यहाँ पर धातु एक नया शब्द है जिसके बारे में आज आप लोग जानेंगे कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है। जैसे हंस, गा, उड़, जा, लिख, पढ़, नहा इत्यादि। इन्हीं धातु रूपों से विभिन्न क्रिया रूप बनते हैं। जैसे उड़ से उड़ना, उड़ता, उड़ेगा, उड़ा इत्यादि। इसी प्रकार कुछ नीचे धातु दिए गए हैं और उनसे क्या गए हैं, क्रियाएं बनी हुई हैं। जैसे नहा, तो नहा से क्या बन गया? नहाना, नहाता, नहाती, नहा रहा, नहाएगा। इसमें कॉमन क्या है? सब में नहा, नहा सब में है और अलग अलग क्रिया वाले शब्द बन रहे हैं। इसी प्रकार हंस, कूद, खा, गा, इसे विभिन्न प्रकार के शब्द बने हैं। तो क्रिया वाले शब्द बने। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों क्रिया के भेद। क्रिया के जो है वो 2 भेद होते हैं, आप लोगों को पता है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन अब आपकी कक्षा बड़ी हो गई है इसलिए क्रिया के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हम लोग कुछ नई चीजें जानेंगे इस चैप्टर में। तो कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इससे तो आप लोग परिचित हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में क्या होना जरूरी है? कर्म का होना जरूरी है। जैसे दीदी खाना बनाती है, तो बनाती क्या हो गया? क्रिया, और खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी प्रकार सौम्या पत्र लिख रही है, तो लिख रही है क्या हो गया? लिख रही क्या हो गया? क्रिया, और पत्र हो गया कर्म। यहाँ पत्र लिखा जा रहा है, पिछले वाले उदाहरण में खाना बनाया जा रहा है। उसी प्रकार अभय पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पढ़ना क्रिया, पुस्तक कर्म हो गया। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे कि सकर्मक क्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब सकर्मक क्रिया के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हम ये सब नहीं पढ़े थे, नहीं, अब इस कक्षा में हम इसका और भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। सुनैना आम खाती है, कल्पना पुस्तक पढ़ती है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में एक एक कर्म है। पहले वाक्य में आम और दूसरे वाक्य में पुस्तक है। इसी प्रकार दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक कहते हैं। एक कर्मक में 1 होते हैं और द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं, इसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने मुझे किताब दी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में 2-2 कर्म है। कौन कौन से कर्म है? पहले वाक्य में मुझे और किताब और दूसरे वाक्य में बच्चे और दूध कर्म है। ध्यान रखना है हमें किन बातों का कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। तो इसे आप लोग याद करके रखिएगा। अब दूसरा हमारा आ गया अकर्मक क्रिया।
जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसकी उदाहरण को हम देखेंगे कि बच्चा हंस रहा है, अमित तैर रहा है। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है। जैसे बालक के हंसने का फल स्वयं उसी के ऊपर पड़ रहा है। कौन हंस रहा है, तो बच्चा हंस रहा है। कौन तैर रहा है, तो अमित तैर रहा है। तो इस प्रकार अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, बच्चों की कर्म का अभाव होता है, यहाँ पे कर्म नहीं होता है। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, ये आप लोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि आप वाक्य को पढ़े और बताएं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताती हूँ कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान वो आप लोग कैसे करें। जिन वाक्य में क्रिया से किसको, क्या या कहाँ प्रश्नों का उत्तर मिलता है, ध्यान दें आप लोग, जिस वाक्य में क्रिया से किसको, क्या या कहाँ प्रश्नों का उत्तर मिलता है वहां क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। जैसे रवीना केक खा रही है। अब हम ये पूछ सकते हैं रवीना क्या खा रही है, तो यहाँ पर क्या है कि रवीना केक खा रही है। तो इससे पता चल गया कि यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में यह प्रश्न करने पे कि रवीना क्या, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया यही लिखा हुआ है। अब हम अगला पढ़ते हैं कि अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे रवीना सो रही है, तो यहाँ पर आप पूछेंगे रवीना क्या सो रही है, तो इसका कोई उत्तर मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। क्या लगाकर हमें क्या होगा, अकर्मक क्रिया की पहचान करनी होगी। वाक्य में हम क्या लगाएंगे, अकर्मक क्रिया की पहचान कर लेंगे। अब रवीना सो रही है, तो रवीना क्या सो रही है, तो ये हमारा हो गया अकर्मक क्रिया। तो जिसमें हमें क्या होता है कि उत्तर कोई नहीं मिलता, अर्थात सोना क्रिया अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कौन प्रश्न का उत्तर होता है, जैसे कौन सो रही है, यह प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा रवीना। ये आप लोग को समझ में आएगा। मैं आगे बढ़ूं। आगे बच्चों लिखा हुआ है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वह है 5। हमारी उंगलियां कितनी है, टोटल 5। आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं, एक हाथ में 5 उंगली होती है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो है वो 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। अब एक एक करके हम सबको समझेंगे कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। तो सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सामान्य क्रिया में क्या होता है कि एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे फूल खिला, सचिन नहाया। यहाँ वाक्यों में खिला तथा नहाया एक ही क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सामान्य क्रिया हो गए। सेकंड है आपका संयुक्त क्रिया। जब एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ प्रयोग की जाती हैं तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्या होता है, जब एक से अधिक क्रियाएं साथ साथ होती है तो वो संयुक्त हो जाती हैं, और जब एक ही क्रिया होती है तो वो सामान्य क्रिया हो जाती है। जैसे कि दादी जी भागवत गीता पढ़ने लगी, पढ़ने तथा लगी। यहाँ पर क्या हो गया, दो क्रियाएं हो गई। मेरा हृदय दुख से भर गया, भर तथा गया, ये 2 क्रिया हो गई, तो इसलिए क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया हो गया। अब थर्ड है बच्चों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा लिखा हुआ है यहाँ पे, शर्म, शर्माना। बच्चों को बड़ों से बातें करते समय शर्माना नहीं चाहिए, तो ये नाम धातु क्रिया हो गए। फिर अगला जैसे आपका हो गया विदेशियों को भी हमने अपने देश में अपनाया है। यहाँ पर क्या हो गया कि जो सर्वनाम है इसमें वह है अपना हो गया, उसका क्या हो गया, नाम धातु क्रिया क्या बन गया, अपनाना। इसी प्रकार विशेषण वाला तोतला, तुतलाना। बाल्यकाल से ही बच्चों को तुतलाने की आदत रोकनी चाहिए। अब जो चौथा है हमारा वह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया से यह प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है, वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिस क्रिया से यह प्रकट हो, यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करा रहा है या उसे कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता किसे कहते हैं, प्रेरणा देने वाले को प्रेरक
कर्ता कहते हैं। और प्रेरणा ग्रहण करने वाले को, जो प्रेरणा को लेता है, उसे हम प्रेरित कर्ता कहते हैं। अब इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि माँ रमा से पत्र लिखवाती है। यहाँ माँ जो है वह प्रेरक करता है, क्योंकि वो किससे पत्र लिखवा रही है? रमा से लिखवा रही है। स्वयं वो नहीं लिख रही है, खुद नहीं लिख रही है, रमा से लिखवा रही है। तो रमा क्या हो गई? प्रेरित करता हो गई। ये भी आप लोग के पेपर में आते हैं कि आप पहचानना होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में कौन प्रेरक करता है और कौन प्रेरित करता है। तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट है वह है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के होने से पूर्व ही पूर्ण हो जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया जो क्रिया के होने के पहले ही पूर्ण हो जाए। जैसे आशु दूध पीकर सो गया, शालिनी पुस्तक पढ़कर सोएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब याद रखने योग्य क्या बातें हैं हमारे इस चैप्टर में? तो पहला है, काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में एक साथ 1 या 2 कर्म होते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों, आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना कैसा लगा? आप लोगों को क्रिया पाठ समझ में आई? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद बच्चों।